अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है और हम देख रहे हैं कि डेवोस में ये जारी है 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो शिरकत कर चुके हैं। उन्होंने काफ़ी अपनी जो एड्रेसेस हैं उसमें भी उन्होंने अपनी इकोनॉमी के हवाले से बात की, और साथ साथ जो मुआशी तरक्की है, पाकिस्तान का एक मईशत का जो सफ़र है उसके हवाले से बात हुई। साथ साथ साइडलाइंस में काफ़ी सारी मीटिंग्स भी हुई, जिसमें मलेशियन हम कह सकते हैं कि डेलीगेशन से मीटिंग होना या फिर डीपी वर्ल्ड के वक्त से मुलाकात होना, ये बहुत अहमियत की हामिल है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के हवाले से, जो कि थ्रू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पाकिस्तान जो है वो अभी अपने हम कह सकते हैं थोड़ा सा एक विजुलाइज भी कर रहा है, लोगों को बता भी रहे हैं, और लोग जानते भी हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के जो एक हम कह सकते हैं ना रिटर्न्स हैं या जो चांसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जो ये SNB जो एक चेयरमैन से साइडलाइन से मुलाकात हुई है, तो कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो सकता है पाकिस्तान में। न सिर्फ अब हम कह सकते हैं G2G बिजनेसेस, बल्कि अब B2B एंड B2G बिजनेसेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके अंदर पाकिस्तान के लिए खासकर रीजनल एक कनेक्शन बिल्डअप होना और आउट ऑफ द हम प्रेमिसेस कह सकते हैं कि इसके बाद भी हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स जनरेट होना, ये आइडिया है और इसी को फोकस करना है। इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक बहुत प्रायोरिटीज़ हैं, एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी भी है। जो स्ट्रगलिंग पीरियड था उसमें से निकल के अब हम आगे आ चुके हैं, अब फाइनली ग्रोथ का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम थोड़ा सिपैक के हवाले से बात करें, फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज़ स्टार्ट हो चुका है, सेकंड फेज़ में इंडस्ट्रियल शिफ्ट होगा। तो ये तमाम चीज़ें पूरी दुनिया को बताना भी ज़रूरी है। फाइनली ये चीज़ें जब एक्सप्लेन होती हैं और पूरी दुनिया को ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान में अब इंडस्ट्रीज़ के हवाले से ग्रोथ का पर्सपेक्टिव जो है वो परसू कर लिया गया है, तो उनके लिए एक बड़ी एक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के लिए बड़ी एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। आज इसके बारे में बात करेंगे, साथ साथ कुछ बिजनेसेस के हवाले से बात करना ज़रूरी है। हमारे रीजन में बांग्लादेश देख रहे हैं कि शुगर पाकिस्तान से ले लें, रीजनल जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको फ़रोग देना है, क्या चीज़ें हमें जो है वो इंपोर्ट करनी है वो रीजन से ली जाए, और ज़्यादातर एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जाए, तो वो हम देखेंगे। आज इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। मिडिल ईस्टर्न बैंक से पाकिस्तान जो है वो $1 बिलियन के लोन भी अप्लाई कर रहा है, इसके ऊपर भी पाकिस्तान अग्री हो रहा है, तो आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले हम देखते चलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक के हवाले से एक रिपोर्ट, खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर सरकारी बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो आलमी मईशत के मसाइल का मुताला और इन पर तबादला ख्याल करने के लिए आलमी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात और माहिरीन को एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करती है, जहाँ आलमी माशी चैलेंजेस के हल और इक़्तिसादी तरक्की के मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 55वां सालाना इजलास 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में मुनक्किद हो रहा है। पाकिस्तानी वफ़द वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में इस इजलास में शिरकत कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान तरक्की पजीर मईशतों पर आलमी कर्जों के बढ़ते बोझ के मौजू पर आला सतही मुज़ाकरे से बतौर पैनलिस्ट खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपने अखराजात में कमी और कर्जों की अदायगी का हुजम कम करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान में कर्ज टू GDP शरह 78% से कम होकर 67% पर आ गई है। उन्होंने कहा कि कर्जों से खर्चे चलाने या सब्सिडीज देने की बजाय पैदावारी सलाहियत को बढ़ाकर बरामदात को फरोग देना चाहिए। मईशत के DNA को तब्दील करके बरामदात के जरिए मईशत को मुस्तहकम बनाने की पॉलिसी पर गामजन है। वजीर खजाना का कहना था कि इस्लाहात के बायस टैक्स टू GDP शरह को 13% तक ले जाने की कोशिश जारी है। टैक्स टू GDP शरह बढ़ाने से आलमी बरादरी में बाइज्जत मकाम का हुसूल मुमकिन है। वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान की माशी तरक्की उतार चढ़ाव का शिकार रही है। GDP की शरह नमू 4% होते ही मईशत के दरामदात पर इन्हिसार के बायस अदायगियों का तवाजुन बिगड़ जाता है। ताहम पायदार तरक्की का हुसूल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना ने आलमी शराकत दारों को दावत दी है कि वो पाकिस्तान के तरजीही शोबों जैसे ज़राअत, IT, काबिल तजदीद तवानाई और दवासाजी में सरमायाकारी करे। इस मौके पर पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज के हुसूल पर इत्तेफाक किया है, जो मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होगा। जी, रिपोर्ट आपने देखी, और फाइनली हम देख रहे हैं ग्लोबल स्टेक होल्डर्स से जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है, और वो देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मार्केट इतनी लुक्रेटिव है, तो
इससे ये एक मैसेज कन्वे होता है कि फाइनली अब मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक अट्रैक्शन इसलिए मौजूद है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और रीपैट्रिएशन जो अमाउंट अभी हुए हैं उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ इन द लाहौर स्टूडियो मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। वालेकुम सलाम नताशा, क्या हाल है आपके? जी सर, बिल्कुल ठीक। आप ये बताइए कि इकोनॉमी के हवाले से बड़ी अच्छी न्यूज़ है, खासकर जब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देखते हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट पाकिस्तानी मार्केट में देखते हैं, तो क्या मैसेज जाता है, और खासकर जो एक सक्सेस स्टोरी है हमारी पूरे साल की, कितनी इंपॉर्टेंट है? नताशा, जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी होता है मुख्तलिफ ममालिक के लिए कि वहाँ पे जाएं और अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया को पेश करें कि आपके मुल्क में किस किस्म की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसको जो सरमायाकार हैं वो किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। ये हमेशा से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का एक एजेंडा रहा है और पाकिस्तान इसको हमेशा इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करता रहा है। लेकिन इस साल जो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में, जिसको क्या नाम है हमारे वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब लीड कर रहे हैं, बहुत अहमियत की आमिल है इस दौराहे पे कि जब हम इकनॉमिक टर्न डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारे जो इशारे हैं बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें हमारी बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ गामज़न हैं, जिसके अंदर हमारी ना सिर्फ इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है बल्कि उसके साथ साथ जो हमारा जो पार्टनर है चाइना इकनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर के अंदर जो हमारा पार्टनर है चाइना, उसकी तरफ से हमारी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बेतहाशा आ रही है। नई नई कंपनीज़ जो इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ प्लान कर रही हैं, ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे वज़ीर ख़जाना ने वहाँ पे अपने जो पार्टनर इन्वेस्टर्स हैं उनको बयान की हैं, उनको एक्सप्लेन किया, उनसे कहा है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ अगर चाइना अवेल कर रहा है तो आप लोग भी पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान के जो एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बन रही है उसमें उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और आगे बढ़ें। इस मरले में मैं इससे मुतल्लिक एक बात मैं लाजमी करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हमेशा से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है बहुत लिबरल है व्हेन वी कंपेयर इट विद दी नेबरिंग कंट्रीज़। तो पाकिस्तान में कभी भी प्रॉफिट रिपेट्रिएशन के इश्यूज़ नहीं आते। जो सरमायाकार होता है वो अपना सरमाया बड़े आराम से ला के यहाँ पर लगाता है और उसमें लगा के ना गवर्नमेंट उसको इंसेंटिवाइज करती है, सपोर्ट करती है, उसके लिए स्पेशल इंसेंटिव पैकेजेस देती है, बल्कि उसको यहाँ से सरमाए के ऊपर जो उसको मुनाफा होता है उसको निकालने में भी कोई किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आती। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमेशा एक चीज़ जिसको फोकस रखा है कि हमारा जो लिबरल पॉलिसी है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर, जिससे हमारे कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है इस मुल्क से किसी लिटिगेशन की वजह से या किसी और इस तरह के मसाइल की वजह से छोड़ के वापस चला गया हो और यहाँ पे उसको किसी जो उसका पार्टनर हो उसने उसको टेक ओवर कर लिया हो। लेकिन अगर हम इसकी मिसालें अपने हमसाया मुल्क में देखें तो वहाँ पे इसकी बेतहाशा मिसालें मिलती हैं कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भगा देते हैं, उससे उसका जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इसको टेक ओवर कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी इस मामले में बहुत अच्छी और लिबरल है। इसके साथ साथ जो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है डिवोर्स में कि जो वज़ीर ख़जाना साहब ने खुद एक इंटरव्यू में भी कहा कि पाकिस्तान ने $1 अरब के जो दो मिडल ईस्ट के बैंक्स हैं उनके साथ उनकी जो लोन की जो डील है वो आलमोस्ट डन होने लगी है। इसके ऊपर काफ़ी देर से काम चल रहा था, अब वो इस मैच्योरिटी की लेवल पे पहुंची है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद उसको अनाउंस किया और ये बड़े ही मेरे ख्याल में मार्केट रेट पे उन्होंने मार्केट बेस जिसे कहते हैं कमर्शियल लोन लेने की तैयारी की जा रही है 6-7% के ऊपर। इसका एक फ़ायदा होगा, जब हम डोनर्स एजेंसी से लोन लेते हैं वो सॉफ्ट लोन होते हैं और लॉन्ग टर्म्स होते हैं, तो उसमें बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारी जो टारगेट्स होते हैं समटाइम वो मिसिंग साइड पे चले जाते हैं क्योंकि हमने रिटायरमेंट पीरियड बहुत लंबा होता है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें ओवरलैप हो जाती हैं या इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये लोन कमर्शियल लोन होंगे और इनका जो रिटायरमेंट है 1 साल के अंदर करनी होगी, तो इससे जो टारगेट रखे हुए हैं वो टारगेट्स को अचीव किया जाएगा और उसकी जो हमारी इम्पैक्ट जो है ओवरऑल आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसके ऊपर भी आएंगे और एक जो आपकी मार्केट इकॉनमी क्रिएट हो रही है बिजनेसेस के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, वो इसके अंदर वाजिया होगी और इससे दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा कि पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। शुक्रिया। राइट। दूसरे
मुल्कों के इन्वेस्टर्स को भी मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स जवाद साहब, एक चीज़ ये भी सामने आती है कि अब B2B बिजनेसेस हैं उनको फ़रोग देने की ज़रूरत है। पहले तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेसेस होते थे, साथ साथ ये भी देखा जाता था कि G2G जो अग्रीमेंट्स हैं, FTA है, या इन तमाम चीज़ों को फोकस किया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऑनर या एक फाइनली जो है वो चीज़ों को फोकस इसलिए भी किया जा रहा है कि बिजनेसेस बढ़ाने हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाना है, और एक्सपोर्ट को जो एग्जैजरेट करने के लिए हमारे पास जो एक प्रोडक्ट्स हैं उनको हासिल करना ज़रूरी है। तो जवाद साहब से ही पूछना चाहूँगी और साथ साथ ये भी देखना चाहूँगी कि जो समिट ये जारी है डेवोस के अंदर, उसमें कितने सारे ऑप्शंस हमारे लिए मौजूद होते हैं, और अब जो कि पूरे दुनिया की नज़रें हैं तो वो क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की जो एक मार्केट, इमर्जिंग मार्केट है, उभरती हुई मार्केट है, इसमें क्या ऑप्शंस मज़ीद आते हैं। जी, इसमें नताशा, इसमें देखें अगर आप G2G, तो G2G में इंफ्रास्ट्रक्चर के बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हुए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है प्रॉपर, तो फिर B2B बिजनेस नेचुरली ग्रो करता है। इस गवर्नमेंट की तो वैसे भी पॉलिसी है कि ये अपनी गवर्नमेंट इस पॉलिसी के साथ चल रही है कि इसने प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस को प्रमोट करना है, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का काम जो है, ये क्लैरिटी के साथ उसको पता है कि उसका काम बिजनेस करना नहीं है बल्कि बिजनेस एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उस एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ही गवर्नमेंट ये तमाम स्टेप्स ले रही है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गई। अब जो प्राइवेट सेक्टर को उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम करना है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करके उस पोटेंशियल को यूज़ करना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए मोटिवेट कर रही है B2B बिजनेसेस के लिए। इसके एग्जांपल मैं फिर दोबारा वही दूंगा कि हमारे यहाँ अगर हम देखें तो चाइनीज़ कंपनीज काफ़ी ज़्यादा रेगुलर्स और डेलीगेशंस आ रहे हैं, जिसमें वो फुटवेयर को बेशक देख लें, बेशक वो AI को देख लें, वो बेशक मोबाइल टेक्नोलॉजी की क्या नाम है जो असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग है उसको देख लें, उसके साथ साथ जो आपके एग्रीकल्चर को देख लें, या और दीगर इंडस्ट्रीज जो हैं उसके ऊपर चाइनीज़ डेलीगेशन मुसलसल पाकिस्तान आ रहे हैं, और वो B2B बिजनेस के लिए आ रहे हैं। उसके अंदर वो आके यहाँ पे देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट कैसी है, वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं उनके अंदर विजिट कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं कि कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस किस किस्म का काम वो अपने लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसको पाकिस्तान पोर्ट्रे भी कर रहा है, पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि चाइनीज़ आ रहे हैं, चाइनीज़ बिजनेसमैन आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में। रोज़ नई, अगर आप देखें रोज़ाना आपको कोई ना कोई एक नई खबर मिलती है कि फ़लाँ चाइनीज़ डेलीगेशन फ़लाँ सेक्टर में आया, फ़लाँ चाइनीज़ डेलीगेशन फ़लाँ सेक्टर में आया, और जैसे आके उन्होंने पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ उसके ऊपर बातचीत की। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, हमारी जो स्टॉक मार्केट एक मुसलसल बेस्ट परफॉर्मिंग इस वक्त रही है, अगर हम देखें पिछले एक साल के दौरान, ये भी एक सिग्नल्स हैं उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि पाकिस्तान जो है एक अच्छी इमर्जिंग मार्केट इस वक्त डेवलप हो रही है, और दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। बात करेंगे हम इजिप्ट के प्लानिंग जो एक सेक्टर है, इसके हवाले से प्लानिंग मिनिस्टर से मुलाकात हुई, फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब की, और फिनमिन के हवाले से बात की गई। अब हम देख रहे हैं कि AI का दौर है, फिनटेक, या ख़ासकर हम बात करें कि जो IT सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, इन तमाम चीज़ों में काफ़ी हद तक एक इनोवेशन आ रही है। इस इनोवेशन को और हमारे जो एक बायलैटरल प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कैसे देखते हैं आप? देखें नताशा, इसके अंदर अगर हम पाकिस्तान की IT सेक्टर की जो डेवलपमेंट देखें या टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ देखें, जहाँ पे आज हम खड़े हुए हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है हमारे जो इजिप्ट के जो पार्टनर्स थे जिन्होंने यहाँ पे आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन दे हैव अर्न मनी और मेच्योरिटी हुई, उन्होंने उसको उससे निकले, अगले बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में चले गए। तो ये वो पास्ट एक्सपीरियंस है जिसकी बेस के ऊपर हमारे यहाँ जो इजिप्ट की जो पार्टनरशिप है बिज़नेस की हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। अभी भी अगर जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उनकी मीटिंग्स जो हुई है उनके प्लानिंग मिनिस्टर के साथ, ये बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि जो मिस्री इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान को हमेशा एक अच्छी लुक्रेटिव मार्केट देखते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। और इस वक्त देखें हमारे यहाँ बहुत अच्छी जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारी IT और AI की बहुत रैपिडली डेवलप हो रही है। हमारा यूथ बल जो है उसका फोकस जो है IT एनेबल्ड
एनवायरनमेंट का ऊपर फोकस करके अपनी सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करना है और उसको फोकस करके ही एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। इस चीज़ को इस्टेब्लिश इस तरीके से होती है कि पिछले 6 महीने में आप देखेंगे आपके जो आईटी के एक्सपोर्ट्स के नंबर हैं वो मुसलसल ग्रोथ के ऊपर हैं। आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स मुसलसल ग्रो कर रही है और ये अभी बहुत ही, मैं कहता हूँ कि अंडर एक्सप्लॉयड है। इसके अंदर बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है, जिसके लिए हमारी ये जो जॉइंट वेंचर, ये गवर्नमेंट की तरफ से पैट्रनेज है, वो बहुत अहमियत की हामिल है कि जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के इसके ऊपर बात करते हैं अपने काउंटर पार्ट से इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, तो ये पाकिस्तान को एक और पोर्ट्रे करता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है अवेल करें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और यहाँ पे आके इस सेक्टर के अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करें। राइट जवाद साहब, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। ग्लोबल स्टेक होल्डर्स को जब कहा गया कि पाकिस्तानी मार्केट बड़ी एक अट्रैक्टिव मार्केट है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात की जाए, या फिर हम बात करें ओवरऑल अगर रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से, तो आपको क्या लगता है जो हमारी एक फूड बास्केट है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या क्या अट्रैक्शन है जो वो आएंगे और यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी अपनी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे और अपने रिटर्न्स भी लेके जाएंगे? जी नताशा, इसके अंदर हम देखें जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ में डिफरेंट वेदर एग्जिस्ट करते हैं साल के 12 महीने में। उस दौरान आप हर तरह की जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की आप ले सकते हैं। उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ज़रिए एक वो अट्रैक्शन क्रिएट होती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, कोई यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ की प्रोडक्टिविटी यील्ड को बढ़ा के अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें। दूसरी उसके साथ हमारी एक 25 करोड़ की एक बड़ी आबादी है जिसकी अपनी कंजम्पशन काफ़ी है। अगर कोई आके यहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करता है तो उसको ये श्योरिटी है कि जो कुछ वो प्रोड्यूस करेगा वो इस मुल्क के अंदर भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, तो उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी। ये वो फैक्टर्स हैं जो क्लैरिटी के साथ नज़र आते हैं। उसके साथ साथ जब हम रिन्यूएबल की बात करते हैं तो पाकिस्तान में स्टिल ह्यूज पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज का एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप आने वाले दिनों में देखेंगे जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड अप होगी और पीक की तरफ जाएगी, तो अभी जो हम जिस बिजली की बात करते हैं कि वो सरप्लस है, वो सरप्लस बिजली आपकी सरप्लस नहीं रहेगी, बल्कि आपको बिजली की जनरेशन की और ज़रूरत पड़ेगी। उस जनरेशन के लिए जो तो इन्वेस्टर है वो उसको फोर्सी करते हुए अपनी रिन्यूएबल एनर्जीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक चीप ग्रीन एनर्जी पाकिस्तान प्रोड्यूस करेगा। उसकी कंजम्पशन पाकिस्तान में अवेलेबल होगी और वो मुसलसल कंज्यूम भी होगी। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है पोर्ट्रे कर रही है, पिच कर रही है फॉर द इन्वेस्टर्स कि पाकिस्तान में आए और ग्लोबल इन्वेस्टर्स आके इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। आईटी के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली और ये फोकस जो है हमारा, अगर देखें इस गवर्नमेंट का फोकस है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जीज, उसके साथ साथ फार्मा के ऊपर हमें कुछ और काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पोटेंशियल फार्मा का बहुत है, लेकिन हमें उसके अनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होगी अपनी पॉलिसीज़ और लॉज के ऊपर, जिससे हमारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी चाइनीज़ मार्केट है जिस पे आप जवाद रिजवी साहब, अगेन हम कहेंगे कि काफ़ी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑफ कोर्स हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म होगा कि हम अपने लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ढूंढ सकें। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और आप लाहौर स्टूडियोज में मौजूद थे। साथ साथ हम बात करेंगे अभी सेकंड सेगमेंट के हवाले से। अभी हमारे पास जो है वो सेकंड सेगमेंट की डिस्कशन के लिए कुछ न्यूज़ हैं जिनके इम्पैक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सबसे पहले अपडेट्स के हवाले से भी बात करेंगे। मिडिल ईस्टर्न बैंक्स पे पाकिस्तान की कुछ डीलिंग चल रही है। $1 बिलियन की जो एक हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट या लोन की बात हो रही है, इसके ऊपर अग्री अब होंगे, आने वाले दिनों में ये फाइनलाइज होंगे। ये आज की न्यूज़ है। साथ साथ हम बात करेंगे जो रीजनल हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से कुछ फूड के हवाले से बाइंग करना चाहता है, शुगर के हवाले से बाइंग जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो रीजन के अंदर अभी हमारे पास न्यूज़ है। रीजनल कनेक्टिविटी कैसी होगी, रीजन के अंदर अगर कारोबार होंगे तो कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे ओवरऑल जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर जो एक
पूरे जो एक नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं, यानी कि ये जो हमारे फर्स्ट हाफ गुजर चुका है, सेकंड हाफ जो पूरे साल का होगा, इसके अंदर हमारी क्या क्या तैयारी है, आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद फारूक काजी साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। खालिद फारूक साहब तो भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स आज के अपडेट्स क्या रहे, हमारी मार्केट में आज क्या क्या पोजीशंस रहे। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ओपन हुई मार्केट 1,15,042.25 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 1,15,256.16, लोअर वाज 1,13,359.37 एंड फाइनली क्लोजर 1,13,443.43 यानी कि 1,598.82 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। आज वीक का थर्ड डे है, वेंसडे का दिन है, 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं, मार्केट के नंबर्स आपके सामने हैं। वीक का आगाज बड़ा पॉजिटिव नोट पे हुआ, कल और आज एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, मे बी ये एक डिप बन रहा हो और न्यू इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो खालिद फारूक साहब मौजूद हैं उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि रीजन में हमारी कुछ एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं, खासकर एक हम कह सकते हैं ना, हमें नया बायर भी मिला है, बांग्लादेश के साथ हमारी कुछ एक एक्टिविटीज़ जो है वो फाइनली अब हम देख रहे हैं, और इट्स अ लॉन्ग अगो जो हम देखते थे ये चीज़ें, अब जो वक्त आ गया है वो अब हाई टाइम है कि अब दोबारा से हम वही वक्त देख रहे हैं। तो कैसा लगता है रीजन के अंदर ये कनेक्शंस? देखिए, बहुत अच्छा है और पॉजिटिवली इसको देखते हैं। 2006-07 के ऑनवर्ड्स जो है यहाँ से हमारी ट्रेड काफ़ी डिस्कनेक्टिविटी होनी शुरू हो गई थी बांग्लादेश के साथ। आपके एक टाइम था कि आपकी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ मूव हुई थी बांग्लादेश के अंदर, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ मूव हुई थी, देन दे आर बैक टू इन पाकिस्तान। तो बट इट्स अ गुड गेस्चर, और जितना रीजनल ट्रेड पे फ़रोग होना चाहिए, और अच्छा इकदाम है कि बांग्लादेश के साथ हमारे एग्रीकल्चर ट्रेड्स भी हो रही हैं, हमारी अब शुगर है, दूसरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ट्रेड स्टार्ट हो चुकी हैं, इसके अलावा डिफेंस की प्रोडक्ट्स की ट्रेड स्टार्ट हो चुकी हैं। तो रीजन के अंदर जितना अच्छा है, क्योंकि आपके नेबर्स के साथ जितने अच्छे रिलेशन होंगे उतना ही आपके बायलैटरल ट्रेड में भी और एनवायरमेंटल फैक्टर में बहुत सारा फ़र्क आएगा। नहीं, अच्छा, हमें फोकस करना है बायलैटरल ट्रेड के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं। तो बायलैटरल ट्रेड हम जो हमारे इन द रीजन हम कर रहे हैं, अगर देखा जाए सबसे पहले चाइना के साथ सिपैक के इन द फॉर्म ऑफ सिपैक हमारी एक अच्छी बिजनेस जनरेशन होगी, और ख़ासकर अब हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जब कल हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब ने परसों रात को ऑफ कोर्स जब ओथ लिया और फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई, तो जो डायनामिक्स हैं वो थोड़े से चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन डायनामिक्स में पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशन हैं उनको कैसे देखते हैं आप, और ख़ासकर जब हमारे बिजनेसेस, अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स का हमारी तरफ देखना और हमारी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना? देखिए, लास्ट ईयर से अब तक के अगर सिनेरियोज आप फिगर देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में भी इजाफा नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि लोगों को इस चीज़ की शॉर्टेज मिल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज उनको मिल रही है। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और बाहर के आप इन्वेस्टर्स को एक शॉर्टी देते हैं कि जी आपको शॉर्टी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेव है और आप इन सेक्टर्स के अंदर आप करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स हैं। तो लास्ट फ्यू मंथ से इसमें काफ़ी जो है ना वो इजाफा आया है, और ये भी उम्मीद है कि अभी जो एक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इस वक्त कंटिन्यू है उससे भी हमें ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए, और हमारे जो मिनिस्टर्स भी फाइनेंस भी गए हुए हैं वो पार्टनरशिप्स के ऊपर फोकस करें, और वहाँ पे आपके दुनिया के रिनाउंड इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन वहाँ पे होते हैं जी। तो उनको आप अट्रैक्ट करें। आपको याद हो कि कुछ लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर्स में हमारे नेबर्स कंट्रीज़ ने बड़े मेगा जो है ना MOU साइंस किए हैं और टेक्नोलॉजीज़ को अपने कंट्रीज़ के अंदर लेके आए हैं। तो हमें भी इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि हम भी इस मौके से फ़ायदा उठा के, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के भी कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं, हम देख रहे हैं ये टेलीकम्युनिकेशन ITs के भी आपके जॉइंट्स वहाँ पे होते हैं, सिलिकॉन्स के हेड्स बैठे होते हैं वहाँ पे, तमाम आपके टॉप नॉच वर्ल्ड लेवल्स के बिजनेसमैन वहाँ पे होते हैं। तो इट्स द राइट टाइम
टू इंटरेक्ट आपके उनको मोटिवेट करके उनको आप जो है ना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर लेके आए ने। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आप समझते हैं कि सिर्फ ये फिनमेंट सेक्टर जो एक प्रॉपर आईटी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर आप समझते हैं कि और भी जो एक हमारा एक सिस्टम है बार्टर सिस्टम काइंड ऑफ, जो हमारी एक ट्रेड है प्रॉपर, वो भी दिखाई दे रही है? क्या चीज़ें आप जो चाहते हैं कि फोकस हो? देखिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ आप कह लें कि आईटी से ही आपके तमाम इंडस्ट्रीज और तमाम सर्कल चल सकेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको ट्रेड्स पे भी जो आपके प्रोडक्शंस हैं, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, उनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। उनके भी सप्लायर्स को, उनके मैन्युफैक्चरर्स को आप पाकिस्तान के अंदर लाना है। इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमें ऐसे इंडस्ट्रीज़ को, ऐसे लोगों को अंदर लाना चाहिए कि जो पाकिस्तान के अंदर आके टेक्नोलॉजीज़ को शिफ्ट करें। जो सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर्स तो बैठे हैं लेकिन टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में कम्पीट नहीं कर पाते। टेक्नोलॉजीज़ हमारे स्किल्स तो हम स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं एकेडेमिया के अंदर, जो लिंक वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको रिसर्च का या उनको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। तो वो तभी होगा कि जब आप टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आएगी, उनसे सीखने का और मज़ीद उसको ग्रो करने का मौका मिलेगा। अच्छा, हाई अप डेलीगेशंस हम देख रहे हैं, काफ़ी पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाए, पाकिस्तानी डेलीगेशंस भी गए, और आइडिया ये था कि बिजनेसेस जनरेट करने हो, न्यू मार्केट्स हमारे पास मिली हैं, काफ़ी इंपोर्ट बिल भी बढ़ गया क्योंकि इंपोर्ट लेड एक्सपोर्ट जो होती है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो रॉ मटेरियल के हवाले से आप समझते हैं कोई डील होने वाली है, या रॉ मटेरियल हमारे रीजन के अंदर अगर एक कंपैटिबल हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो? जी, आपके खुद ही आपने जवाब दे दिया कि जब तक रॉ मटेरियल हमारे मुल्क में कंपैटिबल नहीं होगा तो हमारे जो प्रोडक्शन कास्ट हैं और बाकी चीज़ें हैं वो कैसे हम वर्ल्ड को compete करें। हमारे तो नेबर में चाइना बैठा है, बहुत सारी चीज़ों में हम compete नहीं कर पाते। हम ट्रेडर बन जाते हैं एज कंपेयर टू हम ट्रेडर बन जाते हैं, हम मैन्युफैक्चरर्स पे नहीं आते। मैं राइटली कल की हमारे एक विज़िट था पाकिस्तान एम्बेसडर जो सऊदी अरेबिया हैं, और वहाँ पे हमारे एक साथी ने कहा कि हम इस वक्त जो प्लास्टिक शूज़ हैं, चप्पल हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, उनकी कॉस्ट चाइना से हमें इकोनॉमिकली कॉस्ट के ऊपर हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, तो अब ये देखें, दिस इज़ अ वन सेगमेंट। अगर हम वर्किंग करें तो बहुत सारे सेगमेंट में है, तो हम वर्किंग करके हम अपने कॉस्ट को चाइना से कम्पीट कर सकते हैं। फ़र्क कहाँ से, कुछ टेक्नोलॉजीज़ का और कुछ चीज़ों का फ़र्क है कि जिनको हम अगर पाकिस्तान के अंदर ले आए और इनको एक्सेसिबल बना दें हम मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इजी हो जाए, उन पे कुछ ड्यूटीज़ रिलैक्सेशन हों ताकि पाकिस्तान के अंदर भी रॉ मटेरियल्स है और उनको प्रॉपरली लोग फिनिशिंग प्रोडक्ट के अंदर लाने की तवज्जो दी जाए, तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू भी बढ़ सकता है और पाकिस्तान के अंदर जो जॉब क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। और जॉब क्रिएशन तो हमारी नीड ऑफ द आवर है, हमारे यंगस्टर्स की नीड है, और इनको तो जॉब बिल्कुल प्रोवाइड होनी चाहिए। बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं थोड़ा सा अगेन आपसे बिजनेसेस के हवाले से ही पूछना चाहती हूँ। बहुत सारी न्यूज़ हैं, हम ऑटो सेक्टर देख रहे हैं काफ़ी, अब थोड़ा सा एक अब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है आफ्टर इंटरेस्ट रेट के थोड़ा सा घटने के बाद, हम चीज़ों को मैनेज होता हुआ देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट में हमारे एक अच्छे रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या ट्रिगर्स हैं, आप समझते हैं कि अब ये ऑलरेडी जनवरी चल रहा है और बजट जो है वो अब कहते हैं ना, आपका फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है तो बजट आने वाला है, तो बजट आने वाला है, तो क्या तैयारियां हैं, क्या क्या चीजें हैं जो एक्सपेक्टेशंस हैं बिजनेस कम्युनिटी की? देखिए, हम यही है कि एक्सपेक्टेशन तो यही है कि काइबर रेट को ये सिंगल डिजिट्स के अंदर लाएंगे नहीं, काइबर रेट्स को सिंगल डिजिट्स पे लाएं। इसके अलावा टैक्सेशन का जो एक है कि जी सेल्स टैक्स के अंदर हमें वो रेवेन्यू हदफ हासिल नहीं हो रहे जी, ठीक है, तो अगर हम उन रेवेन्यू हदफ को हासिल करना चाहते हैं तो हम सेल्स टैक्स के फिगर्स वगैरह को भी और टैक्सेशन फिगर्स को भी हम सिंगल डिजिट्स में लाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो टैक्स नेट के अंदर आए। बहुत हाई टैक्सेस की वजह से भी लोग जो है ना वो टैक्स अवॉइडिंग करते हैं। तो अगर हम टैक्स नेट को भी बढ़ाना चाहते हैं तो इस बजट के अंदर हमें टैक्स नेट्स को भी सिंगल डिजिट्स के अंदर लाएं और ऐसे आसान पॉलिसीज़ दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही टैक्स के अंदर आए, टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़े, टैक्स देने वाले लोगों की तादाद बढ़े। अभी तो हम यही हो रहा है कि जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से हम
चले सर, वो तो पुरानी बात हो गई, अब तो काफी सारी जी। चीजें हैं जो एफबीआर इसके ऊपर काम कर रही है, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन कमोडिटीज देखते चलते हैं हमारी मार्केट में, आज की मार्केट में इंटरनेशनली और लोकली क्या अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,86,316 रुपीज। आज की मार्केट, लोकल मार्केट में ये गोल्ड के रेट आपको दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड पर 10 ग्राम 2,45,730 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $2,743.24। ऑयल WTI पर बैरल $76.4। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $79.75। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि ऑयल प्राइसेस में एक शार्प डिक्लाइन देखा जा रहा है। जब से हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब आए हैं, उसके बाद से ऑयल प्राइसेस का डिक्लाइन होना एक पाकिस्तान के लिए तो एटलीस्ट ब्लेसिंग ही हम कहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं वैसे ही हमारी इन्फ्लेशन या हमारे लिए जो एक इम्पोर्ट बिल है उसमें जो है वो कमी आती है। मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम खालिद फारूक साहब से बात कर रहे थे। अभी हम थर्ड सेगमेंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हम थर्ड सेगमेंट में कुछ फ्रेमवर्क्स के हवाले से, कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कंट्री फ्रेमवर्क पार्टनरशिप के हवाले से कुछ लोन, 10 साल लोन के हवाले से बात हो रही है। $40 बिलियन के हवाले से बात होगी, लेकिन पहले हिस्से में $20 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के किटी में आएंगे ट्रांच बाय ट्रांच। लेकिन इसमें होगा ये कि पाकिस्तान को भी कुछ उसमें इंसर्ट करना होगा, कुछ ना कुछ एफर्ट्स दरकार होंगी, और इन एफर्ट्स में कुछ इनिशिएटिव्स लेने होंगे जो कि एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री मेजर्स होंगे, जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ग्रोथ को भी पुश करेंगे और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए फरोग मिलेगा। तो आज इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे, साथ साथ हम बिजनेसेस, टेक्सटाइल के बिजनेसेस की बात करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजिक हम कह सकते हैं कि अप्रोचेस हैं, क्या क्या हैं, और कितना ज़्यादा खास कर यूरोपियन मार्केट के हवाले से बात हो सकती है। हमने अभी देखा रिसेंटली जर्मनी में हेमटेक्स होने जा रही है, तो कितना इससे फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान को कितने बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, और पाकिस्तान दोबारा से अपने, हम कह सकते हैं ना, रीजन में सबसे एक हाई वैल्यू जो एक हम कह सकते हैं वैल्यू एडिशन करता है, वो आने वाले दिनों में कैसे कर सकता है, इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे नॉन फाइलर के जो एक एक नॉन फाइलर का जो एक पर्सपेक्टिव है, या एक नॉन फाइलर जो एक ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा अब हम कह सकते हैं केटर करने के लिए कुछ प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं। नॉन फाइलर नहीं होगा, अब फाइलर ही होंगे, और जो फाइलर नहीं होंगे उनके ऊपर जाहिर सी बात है पेनल्टी लगेगी। तो ये 5 मेंबर कमेटी जो है एक फॉर्म हो चुकी है कि क्या वो लैंड ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, आने वाले दिनों में वो क्या क्या चीज़ें बाइंग कर सकते हैं, और किस किस चीज़ में वो मौजूद होती है उनकी कैटेगरी, या किस किस चीज़ में वो रैशनलाइज हो जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ हम टैक्सेस के हवाले से बात करेंगे कि नेट टैक्स कलेक्शन कितनी होगी। सो वी हैव हियर अ गेस्ट इन द स्टूडियो, उनको खुशामदीद कहते हैं, डॉक्टर नासिर इकबाल साहब ने हमें किया है इन तमाम पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क्स के हवाले से बात करने के लिए। आप हेड ऑफ मैक्रो पॉलिसी लैब हैं बाइट के। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के हवाले से शुरू करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी जो पाकिस्तान के ऊपर एक कॉन्फिडेंस है वो जाहिर किया है। $20 बिलियन की जो एक लोन है उसकी बात चल रही है। आप ये समझ सकते हैं कि हमने फ्लड का भी एक बहुत मुश्किल वक्त देखा था, उन चैलेंजेस के बावजूद फिर अब हमारी इकॉनमी बड़ी सर्वाइवल नोट पे आ चुकी है, और अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ग्रोथ कैसे मुमकिन होगी। फिर इसके बाद जो लोन आते हैं, तो इस लोन के अंदर ये जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क होगा, ये एक्चुअली किस तरीके से हेल्पफुल होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान रिवाइवल की तरफ जा रहा है। अगर हम तमाम इंडिकेटर देखें, आप इन्फ्लेशन को देख लें, आप इंटरेस्ट रेट को देख लें, या IMF के साथ एग्रीमेंट है, ये आपको एक बेसिक प्रोवाइड करता है जो इस वक्त पाकिस्तान को मिल चुका है। अब आपका इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में है, डिस्काउंट रेट आपका 13% है, वो भी सब्सिक्वेंटली कम होगा, प्लस IMF के साथ आपकी एक प्रॉपर प्रोग्राम चल रहा है जो आपको स्मूथ
ट्रांजिशन में मददगार है। अब जब इस तरह की कंडीशन होती है तो जो बाकी आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं कि अब इस जी। मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है, तो लेट्स हैव इन्वेस्टमेंट ओवर देयर, क्योंकि ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पहले भी इनका प्रोग्राम चला था। ये मेनली फोकस करते हैं आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। जो भी कंट्री लेवल के प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो चाहे एडीबी का हो, ये मेनली दोनों जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुख्तलिफ ममालिक को सपोर्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स जैसे आप अपने नैरेटिव में भी बता रहे थे कि ये एक लॉन्ग टर्म हमारी उनके साथ कोलैबोरेशन होगी, जिसमें वो अपने भी प्लान्स के साथ आएंगे। हम जैसे हमारे पास उड़ान का है, तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लेने की कुछ बातें की हैं कि हम इन इनिशिएटिव को लेंगे और सब्सिक्वेंटली हमने 3 ट्रिलियन इकानमी की तरफ जाना है। तो आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपकी कोलैबोरेशन होगी विद द वर्ल्ड बैंक, उससे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी, फिर आपको थोड़ी बहुत वो आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे इन टर्म ऑफ डिज़ाइनिंग दोज थिंग्स। तो दैट वुड बी अ वे फॉरवर्ड इन टर्म ऑफ रिवाइविंग द इकानमी। अच्छा सर, क्या हमारी ये डेट रिपेमेंट पे भी मदद करेंगे या सिर्फ ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस जो हमारी एक इश्यूज होते हैं सिर्फ उनको सॉर्ट आउट करेंगे? और दूसरा आईएमएफ के हवाले से जो एक नेक्स्ट मंथ मिशन आ रहा है, तो क्या उसमें भी कुछ चीज़ें होंगी जो हमें दरकार होंगी या कंडीशनैलिटीज़ होंगी? देखिए, जो वर्ल्ड बैंक या एडीबी है, ये आपको डेट में तो कोई सपोर्ट नहीं देते। ये इनका मेनली जो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। लाइक ये आपको कहेंगे कि आप एनर्जी में इन्वेस्ट करें, ये आपको कहेंगे आप क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें, ये आपको कहेंगे आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करें। तो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट दे हैव, तो दे डोंट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द डेट। डेट पे जब भी आपको रिलीफ की बात मिलती है या आपने रीपेमेंट करनी है तो वो आईएमएफ है। आईएमएफ से क्योंकि आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिलती है, वो किसी प्रोजेक्ट के साथ लिंक नहीं होती, वो आपके लिए एक लोन है। बीइंग अ पार्टनर, बीइंग अ मेंबर ऑफ आईएमएफ, दे सपोर्ट यू। जहाँ तक आपकी बात रहेगी कि अभी आईएमएफ आने वाला है, जारी बात है वो आप इस रिव्यू में आएंगे कि गवर्नमेंट की अचीवमेंट। आई थिंक गवर्नमेंट मेड अ वेरी डिसेंट प्रोग्रेस इन टर्म ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट। कुछ हमें इशू आ रहा है इन टर्म ऑफ टैक्स कलेक्शन। ऑफ कोर्स वो आपका इन्फ्लेशन भी बड़ी तेज़ी से गिर गया। नो वन एक्सपेक्ट दैट कि एक तरफ आपका 30% इन्फ्लेशन था और एकदम आप 4% 5% पे आ गए। इट्स अ वेरी लाइक अ बिग शिफ्ट इन टर्म ऑफ इन्फ्लेशन, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट आ रहा था कुछ रेवेन्यू कलेक्शंस पे भी। कोई न्यू टैक्स एविजन भी देखेंगे हम? देखिए, टैक्स विजन्स को देखना ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है। इस पे शायद आईएमएफ को देखें आउटकम से गर्ज है। उन्हें लेट्स सी टारगेट है कि 100 रुपये आपने कलेक्ट करना है, तो दे डैम केयर कि आप कैसे कलेक्ट करते हो। इसमें अब गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरफ तो आईएमएफ की कंडीशनैलिटी नहीं कि टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, आप स्क्वीज कर रहे हैं ये सैलरी इसलिए वो क्लास को। कहते हैं कि आप 100 रुपया कैसे कलेक्ट करके, वो फिर आपको मेथड बताते हैं ओके। कि 100 रुपये आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो। देखिए, जब हम टैक्स बेस को नहीं बढ़ाते तो फिर वो हमें फोर्स करते हैं कि आप टैक्स रेट को बढ़ा दें। हम क्योंकि वो अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है, इतना बड़ा गवर्नमेंट प्रेशर ऑब्जर्व नहीं कर पाती कि आप तमाम सेक्टर्स को, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ये बड़े बिजनेस है, उनको नेट में लाएं। तो क्या अल्टीमेटली करते हैं कि आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर आप रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आईएमएफ को अल्टीमेटली 100 रुपया चाहिए। आपने 100 रुपये की कलेक्शन करनी है, या मेरी जेब से निकाल लें या फिर जो बाकी जिनको आपने छोड़ा उनसे निकाल लें। तो गवर्नमेंट के पास इजी सोल्यूशन क्या है? देखिए, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस मीट करने हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट ने अपने टारगेट मीट करना है। तो ये जब मिनी बजट की बात करते हैं या सब्सिक्वेंटली आप कुछ टैक्स रिविजन्स की बात करते हैं, उसमें आइडिया यही होता है कि अगर टैक्स बेस इन एनी केस नहीं बढ़ रही तो देन ऑफ कोर्स हमें अपने टैक्स टारगेट तो मीट करने हैं। तो फिर आप क्या करते हो, कुछ एग्जम्पशंस कम करने की कोशिश करते हो, कहीं पे जहाँ पे आपको स्पेस मिल रही होती है आप वहाँ टैक्स रेट बढ़ाने की कोशिश करते हो। तो ये तमाम पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिसाइडेड होती हैं। हाँ, हम उनको कन्विंस करते हैं आईएमएफ को कि भाई आपने कहा है कि जीएसटी इतना बढ़ा दे, लेकिन हम इतना नहीं बढ़ाते, हम इतना बढ़ा के आपको टारगेट मीट करके देते हैं। हम प्राइवेटाइजेशन से कुछ रिसीट्स जनरेट कर लेंगे, हम जो प्रॉफिट्स हैं उससे कुछ रिसीट्स जनरेट कर लेंगे, हम प्रोविंस को फोर्स करेंगे कि आप सरप्लस क्रिएट करो ताकि वो जो डेफिसिट है, वो जो गैप है, हम उसको मीट कर सकें। तो ये तमाम अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आईएमएफ के साथ निगोशिएशन करती है। इसमें फिर एक किस्म का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जी ठीक है, ये आप कुछ हदफ अपने मीट करें, कुछ वो रिलैक्सेशन शो करें। दिस इज लाइक अ विन विन सिचुएशन अल्टीमेटली। जब हम कंक्लूजन पे जाते हैं या जब हम एग्रीमेंट करने के लिए जाते हैं तो ये सारी सिचुएशन डिस्कस की जाती है।
राइट आपने सही फरमाया कि फाइनली हमारे जो फ्रेमवर्क हैं वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ आ रहे हैं। मजीद भी बात करेंगे, लेकिन करेंसी अपडेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रहे। लेट्स हैव अ लुक। करेंसीज में सबसे पहले हम आज की इंटरनेशनली जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो देखते चलते हैं। सबसे पहले यूरो देखेंगे, बाइंग रही 289.38 के लेवल पर, सेलिंग वाज 289.9। यूके पाउंड बाइंग रही 342.78, सेलिंग वाज 279.4। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.7, सेलिंग वाज 279.2। लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 38.3, सेलिंग वाज 38.37। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.05, सेलिंग वाज 74.18। Nextly, UAE dirham buying at 76.15, selling was 76.29. Omani Riyal buying rahi 722.9, selling was 723.7. And lastly, Kuwaiti Dinar buying rahi 901.57, selling was 903.19. ये थे फॉरेक्स एंड करेंसी के अपडेट्स। आज के दिन के तमाम चीज़ें जो हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। ऑल्दो जो चैलेंजेस हैं या ऑल्दो जो हम कह सकते हैं ना जो चीज़ें रह गई हैं उनको कोप अप करना ज़रूरी है। वेल सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब जो आपने ज्वाइन किया हमें, और काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। एक क्विक हमने फ्रेमवर्क्स के हवाले से बात की। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।